सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आज हमारे पास एक स्टूडेंट है। लेट अस सी हर नॉलेज टेस्ट। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट नॉलेज टेस्ट। देखते हैं उनका क्या क्या नॉलेज है, कितने वो प्रिपेयर्ड है नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट वीक में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडम स्मिथ। तो आप ये बताइए डियर स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ के बुक का क्या नाम था? An inquiry into the यस यस, ट्रू ट्रू, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यह बुक कब लिखी गई थी? समटाइम्स मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं यह। सो पे अटेंशन हियर, आप लोग भी इसको देखें और नोट डाउन करें हमारे साथ। यह बुक 1776 में आई थी, राइट? यस, यू शुड नो। और इससे पहले जो एडम स्मिथ की एक और फेमस फिलोसफी की वर्क्स थी, जिसका नाम था थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। याद रखेंगे, टीएमएस, थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, जो कि ग्लासगो में वे जो फिलोसफी पढ़ा रहे थे तभी आई थी, या 1757-58 के राउंड आई थी। सो याद रखेंगे। एडम स्मिथ का मेन जो दो तीन बड़े बड़े जो प्रोपोनेंट्स थे, क्या क्या थे उनके मेजर्स थियरी? शॉर्ट में बताएंगे आप क्विकली। उन्होंने बोला था कि एक कंट्री में लेजर स्फेयर होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। लेसर स्फेयर, इनविजिबल हैंड, थियरी ऑफ इनविजिबल हैंड, वेरी गुड। एंड ही सेड दैट जो नेशन का प्रॉस्पेरिटी है वो नेशन के वेल्थ से डिटरमिन होता है। तो इन्होंने इसलिए बुक भी लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन बुक। और डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन की भी उन्होंने बात की थी। हाँ। तो डेवलपमेंट इज नॉट सडन, इट इज कुमुलेटिव एंड स्लो प्रोसेस। ये कुछ कुछ बेसिक एजम्पशंस थे। उन्होंने भी टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करी थी, और इन्होंने ट्रेड को भी प्रमोट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ओपन इकोनॉमी की बात की थी, लेसर फेयर। आयरन लॉ ऑफ वेजेस, आई डाउट, आई एम नॉट श्योर, आई वुड लाइक टू जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम यू। आयरन लॉ ऑफ वेजेस जो था वह एडम स्मिथ का था कि रिकार्डो का था? If you can remember, from my side I think iron law of wages, it was near to subsistence of wages, right? Subsistence of wages तब चलता था। iron law of wages का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा वेज जो कि रिजिड रहेगा और एट एनी कॉस्ट, जैसे आयरन का रड होता है ना, वो कितना टफ होता है, तो उसी तरह एक आपका सबसिस्टेंस रहेगा वेज, और उसके बियॉन्ड कैपिटलिस्ट विल नेवर गो। आपको बस एक मिनिमम सर्वाइवल के लिए वेज दिया जाएगा। तो यह क्लासिकल थियरी था, आयरन लॉ ऑफ वेजेज या सबसिस्टेंस। फिर हम बात कर लेते हैं रिकार्डन थियरी की। रिकार्डन थियरी के आप चलिए सबसे पहले ये बताइए, डेविड रिकार्डो के बुक का क्या नाम था? बी क्विक। उनके बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। यस, वेरी गुड। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में यह बुक आई थी, और इन्होंने भी प्रॉपर्ली वही लेसर फेयर इकोनॉमी को प्रमोट किया था। और मैं बता दूं, रिकार्डो के साथ कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक डिबेट करते थे इकोनॉमिस्ट, जो कि काफी पेसिमिस्ट टाइप के थे, माल्थीसियन, प्रोफेसर माल्थस, जो कि पॉपुलेशन को बताया कि एक दिन पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा और आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो जाएगा एंड इकोनॉमी विल जस्ट गो अवे। नेक्स्ट चलिए वेरी क्विकली, चलिए ये बताइए रिकार्डियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या पहलू थे, इसके क्या क्या एंगल्स थे, चाहे रेंट की बात करें या फिर क्या आप जानते हैं रिकार्डियन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी, और इन्होंने स्टेशनरी स्टेट के बारे में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने किस किस कंपोनेंट को लिया था? जैसे हम पढ़ते हैं ना कीन्स के अनुसार y इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा c होगा, i होगा, g होगा, राइट? इसी तरह डेविड रिकार्डो ने, इफ आई एम एबल टू रिकॉल, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने पहले रेंट के थ्रू से लिया था, ठीक है? और उन्होंने बताया था कि आपका जो इनकम होता है, टोटल जो इनकम होता है, वह डिफरेंट फॉर्म में जाता है। एक जाता है आपका वेज, एक जाता है रेंट, और एक जाता है आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो कैपिटलिस्ट एक्वायर करेंगे सारे प्रॉफिट, और जो वेजर जाएगा वो सबसिस्टेंस वेज जाएगा लेबर क्लास को, और ये रेंट जो होता है वह लैंड यूज के लिए रेंट होता है। तो इस हिसाब से देखो, यहाँ कैपिटल का यूज हुआ, यहाँ लेबर थियरी ऑफ वैल्यू आ गया, और यहाँ पे आपका लैंड हो गया। तो जो एक थियरी चलती थी, जो हमारा क्लासिकल से लेकर अभी तक चल रहा है, कि वो चार है ना कंपोनेंट, जो बोलते हैं हम लोग, वेज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट। तो गाइस यहाँ पर आपका वेज का वेज रह गया, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, और जो रेंट था वह देखिए रेंट यहाँ रह गया, और ये जो न्यू टर्म था जो कि आपका आई था, इसको हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला था, वह रिकार्डो में नहीं था। तो कभी कभी पूछा जाएगा कि आपका जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यूजुअली यही थ्योरी में भी फॉलो किया जाता है, वह रिकार्डो से क्या अलग था? तो आपका जो ये था इंटरेस्ट रेट, वह रिकार्डो में नहीं था इंटरेस्ट। चलिए वेरी क्विकली हम आगे बढ़ेंगे। मार्क्सियन थ्योरी में तीन चार चीज गाइस आप देख लेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या क्या है मार्क्सियन थ्योरी में, मेनली क्या क्या पूछा जाता है इसमें।
मार्क्सियन थ्योरी में बेसिकली आपका सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, Okay. कंजील्ड लेबर या क्रिस्टलाइज लेबर के बारे ओके, में सरप्लस वैल्यू देखेंगे, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर रहता है। रिजर्व आर्मी ऑफ, जल्दी से देख लेंगे गाइस, सेशन वुड बी वेरी शॉर्ट, तो जो भी मैं लिख रहा हूँ एटलीस्ट उसको आप गूगल कर लेंगे, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर लिखेंगे, सरप्लस वैल्यू क्या होता है, रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या Yes. होता है, रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ऑर्गेनिक रेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, थैंक यू वेरी मच, रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। आई थिंक आप मार्क्सियन विचारधारक हैं, काफी ज्यादा नॉलेज है आपको मार्क्स का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बोला, सरप्लस वैल्यू बोला, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर को आप मॉडर्न डे में इसको आप अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट राइट? कहते हैं। कैपिटल Unemployment. इंटेंसिव टेक्निक के कारण जो लेबर होते हैं यस यस, वो बिकॉज कैपिटल उन्हें अकोमोडेट नहीं कर पाता है तो Yes. वो रिजर्व में आ जाते हैं, मतलब कि वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो सरप्लस का मतलब वही हुआ कि आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया उससे, जो आपके ऑर्गेनिक थे कंपोनेंट। तो जैसे सी प्लस भी होता है आपका, ठीक है, सी हो गया कांस्टेंट कैपिटल, वी हो गया लेबर वैल्यू वाला, नहीं? तो यहाँ पे जो सरप्लस आएगा एस अपॉन सी प्लस भी आएगा, ठीक है, हाँ, रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, जो यहाँ पे मैं आपको वो सारा पोस्ट कर दूंगा किसके इतने इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आई विल ट्राई टू पुट हियर। चलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, यही सब है मार्क्स में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या है, सारे डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए, शुम्पीटर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट हम क्विकली 30 सेकंड में देखेंगे प्लीज। जहां तक मुझे याद है शुम्पीटर थ्योरी ऑफ एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी था ना कुछ, हाँ, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन था। और स्वॉर्म्स लाइक क्लस्टर की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? स्वॉर्म्स लाइक क्लस्टर, ओके, व्हाट वो इज दैट? बोलते हैं कि अगर एक फर्म इनोवेट करता है ओके प्रोडक्ट, ओके, तो बाकी सारे फर्म्स वो फर्म अपना खून पसीना एक करके हाँ, उसमें इनोवेशन करता है। ओके और वो प्रोडक्ट जब मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है ओके, तो वो प्रॉफिट गेन करने लगता है, बिकॉज वो इनोवेटेड, वो आउटस्टैंड करता है बाकी प्रोडक्ट से, बिकॉज ऑफ इनोवेशन। और Okay. इसी कारण बाकी फर्म्स इमिटेट करने लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को, ओके ओके एंड दे आल्सो स्टार्ट मेकिंग द सेम प्रोडक्ट। ओके, बाय इमिटेशन। तो सप्लाई इतना बढ़ जाता है कि प्रॉफिट और प्राइस कम हो जाता है, ओके ओके, है ना? एंड उसके वजह से क्या होता है, फिर वो क्रैश हो जाता है सिस्टम, अच्छा, क्योंकि आपके पास ग्लट हो जाएगा, आपके पास ओके। सप्लाई सो ज्यादा इज होगा। दिस दैट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हाँ, और इट इज डिफरेंट? इट इज द सेम। ओके, इट इज द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का वो मतलब है, जैसे मैं इसको अब मॉडर्न चीजों से आपको रिलेट करूंगा, ठीक है गाइस, जस्ट पे 30 सेकंड अटेंशन। मॉडर्न डे में आप देखोगे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आई फाउंड फ्रॉम द मॉडर्न इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज द मेन रीजन फॉर द इवन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी आपका AI आ गया है, IoT आ गया है, 5G का जमाना है, तो यह सब कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इकोनॉमी को थोड़ा डिसरप्ट करेंगे, और इकोनॉमी को डिसरप्ट करके दे विल मेक इट बेटर, इनोवेटिव आइडियाज। सो तो जो ट्रेडिशनल चीजें चल रही थी वह आपका क्या होगा, ट्रेडिशनल चीजें जो भी चल रही थी वह थोड़ा डिस्टर्ब होगा और वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव सम न्यू कंस्ट्रक्टिव थिंग्स that is known as constructive destruction, and in the long run it will be beneficial, it will be profit oriented, and it will definitely generate new employment because of new technology. तो यही था आपका ओवरऑल कंप्यूटर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। चलिए, लेविस मॉडल 30 सेकंड में क्विकली, क्या था इनका कंसेप्ट? लोइस मॉडल ने बेसिकली ये कहा था कि जस्ट विल वेट, लेविस का एक फेमस बुक था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, 1954 में आया था ये बुक, ठीक है, क्रोनोलॉजी आप याद रखेंगे। डुअलिज्म पे इन्होंने बात की थी। हाँ, चलिए नेक्स्ट 30 सेकंड्स, व्हाट इज लेविस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई? लुइस मॉडल में बेसिकली दो सेक्टर्स होते हैं। ओके, आपका एक ट्रेडिशनल सेक्टर होगा, जिसको एग्रो सेक्टर हम बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर या सब्सिस्टेंस सेक्टर भी कहते हैं, वेरी गुड, और एक मॉडर्न सेक्टर होगा, मॉडर्न सेक्टर, वेरी गुड, ठीक है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, हाँ, वहाँ पे जो लेबर है, ओके, वो अनलिमिटेड इन सप्लाई होता है, ओके, एंड वो जाता है मॉडर्न सेक्टर पे, ठीक है, और वो तब तक होगा जब तक प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, हाँ, ओके, सो इट दे विल कीप सप्लाइंग द सरप्लस लेबर टू द मॉडर्न सेक्टर जब तक उनका प्रॉफिट रहेगा और उनका टोटल प्रोडक्ट बढ़ते रहेगा यहाँ पे, और वो री इन्वेस्ट करते रहेंगे सारे प्रोडक्ट को, री इन्वेस्ट करेंगे, और वो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है, जो कि डिमांड कर्व ऑफ लेबर होता है, वो शिफ्ट करते रहेगा। ओके, यस, इट इज शिफ्टिंग, तो प्रॉफिट बढ़ते रहेगा, तब तक होगा जब तक सब लेबर, जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, वो खत्म ना हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने बात की है, और वेज यहाँ पे डिटरमिन होता है, यहाँ पे आपका जो होता है 30% एबव रहता है, ये जो इनके बुक में जहां तक मुझे माना गया था। एक देखिए, सब्सिस्टेंस वेज होता है जो कि एग्रीकल्चरल वेज होगा, उसके एबव
30% आपको एक्स्ट्रा देना होगा टू द इंडस्ट्रियल वर्कर, देन ओनली दे विल माइग्रेट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अकॉर्डिंगली इट इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज रफली 30%, अदरवाइज व्हाई दे विल सप्लाई फ्रॉम। और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से इन्हें अपना प्राइस नहीं मिलता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। ओके, सो इट इज अंडरवेज, यस, एवरेज प्रोडक्ट। मतलब अगर 5 लोग फैमिली में काम कर रहे हैं और अगर उनके पास 100 किलो वो राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 पर कैपिटा हर किसी को उतना मिलेगा। ओह, दैट्स रियली नाइस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। सो यू प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चरल सेक्टर। और याद रखेंगे इस सेक्टर में क्या होगा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है इसी वजह से। हाँ। और वो जो सरप्लस लेबर है उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 माना जाता है, बिकॉज व्हाट शी सेड दैट इफ देयर इज अ 100 वर्क किया गया है 5 लोगों के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल आपको एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर माना गया 20, बट नॉट नेसेसरली ऑल 5 हैज कंट्रीब्यूटेड देयर। हो सकता है ये 103 लोगों ने मिलके किया हो, माता पिता और एक भाई, बाकी जो 2 लोग बैठे हो उनके रिलेटिव हो सकता है वो भी डिसगाइज्ड है, क्योंकि एग्रीकल्चर है, उनका तो प्रोडक्टिविटी 0 होगा, इसलिए एवरेज हम निकालते हैं। मैं क्विकली इनके 1-2 डिमेरिट पढ़ देता हूँ। तो इनका क्रिटिसिज्म यह था कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ मॉडर्न सेक्टरल कैपिटल। यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ है, क्योंकि जब आपका कैपिटल इंटेंसिव आ जाएगा तो ये लेबर को रिप्लेस कर देगा। और इन्होंने अमर्त्य सेन, क्वेश्चन पूछा जाता है लेविस मॉडल को किन्होंने क्रिटिसाइज किया था, तो याद रखेंगे आप डियर स्टूडेंट्स, यू टू रिमेंबर कि अमर्त्य सेन ने इनको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, इन रूरल एरियाज, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है तो सरप्लस लेबर उतना अब वैलिड नहीं है, इट इज वन साइडेड थ्योरी, ठीक है। चलिए, लेविस मॉडल हो गया हमारा। रोस्टो मॉडल पे ऑलरेडी मैं क्लास ले चुका हूँ, 5 स्टेजेस होता है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ है, ड्राइव टू मेच्योरिटी है, हाई मास कंजम्पशन है। ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब हो गया कि आपका आउटपुट वगैरह काफी लो है, प्री कंडीशन टू टेक ऑफ आपको पता है कि यहाँ पर सोसाइटी वगैरह धीरे धीरे अब डेवलप करेगी, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नियरली जो है आपका कितना 5 to 10% होने लगता है, और 10% में टेक ऑफ में जो अकॉर्डिंग टू हिक्स है वो नियरली बोल रहे हैं 12% आपका होना चाहिए टेक ऑफ स्टेज, जो कि इंडिया ऑलरेडी पार कर चुका है, एंड वी आर नाउ इनटू द ड्राइव ऑफ मैच्योरिटी स्टेज। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, हाई मास कंजम्पशन जैसे 1920s में आया था न्यूज कि यूएसए ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी थी, जिस कारण से 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। क्वेश्चन कभी कभी यह पूछा जा सकता है, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग, कि ग्रेट डिप्रेशन जो आया था, ग्रेट डिप्रेशन कैन बी रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ ग्रोथ थ्योरी, तो वो आपको दे देंगे कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, रोस्टो स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो रोस्टो स्टेज ऑफ ग्रोथ काफी ब्यूटीफुली डिफाइन किया है कि हाई मास कंजम्पशन के कारण, और हाई मास कंजम्पशन का मतलब यह है एक आदमी, 1 पर्सन कैन हैव 4 कार, 4 बाइक्स, डिफरेंट चीजें वह एबंडेंट मात्रा में कंज्यूम करेंगे, दैट इज द एफ्लुएंट पॉपुलेशन, एंड यही था रोस्टो स्टेज ऑफ ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं। तो ये सब आपके फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जो कि हमने भी देखा था, मार्क्स वगैरह हैं, यहाँ पे एडम स्मिथ रहे, माल्थस रहे, रिकार्डो रहे। चलिए ठीक है, तो यह रहा हमारा शॉर्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन एक और हम लेंगे जो कि हमारा होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो आई वुड लाइक टू जस्ट आस्क स्टूडेंट्स, क्या आप हमें बता सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि स्टूडेंट शुड लुक एट। आज हमने देख लिया, लेविस देखा, मार्क्स देखा, फिर हमने रिकार्डो देखा, एडम स्मिथ देखा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? तो मेनली बैलेंस ग्रोथ थ्योरीज होता है। जस्ट एक मिनट, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, बीजीटी बैलेंस ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन दिया था इनको? रोडेस्टिन रोडान ने दिया था बैलेंस ग्रोथ। एक्चुअली नहीं, देखा जाए तो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में रोडान भी है, हमारे रगनार नक्से भी हैं, और काफी सारे हमारे इवन लेबेनस्टीन वगैरह भी बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, मिडरल भी हैं शायद। हाँ, ओके, ठीक है, चलिए। तो ये सब बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में आते हैं, बट अगर आपको स्पेसिफिकली बैलेंस ग्रोथ में बिग पुश थ्योरी के बारे में बताया जाए। ओके, बैलेंस, ओह दैट इज रियली अमेजिंग। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी का ही पार्ट है बिग पुश थ्योरी। हाँ, ओह ग्रेट, याद रखेंगे गाइस। और विशियस सर्कल ऑफ साइकिल, ये सब बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में आते हैं। इवन यूएस मॉडल बैलेंस ग्रोथ थ्योरी का पार्ट है। वेरी गुड, वेरी। तो लेविस ने भी उनको सपोर्ट किया था बैलेंस ग्रोथ थ्योरी को। मैम आप 20 सेकंड में बताएंगे कि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या है? बैलेंस ग्रोथ थ्योरी का मतलब ये होता है कि हम सभी सेक्टर्स जो इकोनॉमी में वहां पे एक साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, जिससे कि एक लोअर लेवल इनकम से मिडिल या हायर लेवल इनकम, ऑल सेक्टर विल ग्रो साइमल्टेनियसली, ऑल द सेक्टर्स विल ग्रो साइमल्टेनियसली। ओके, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, लाइक दैट। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी में क्या होता है, हम जो कि हर्शमैन, स्ट्रीटन और इन सब ने दिया था, वो उन्होंने ये कहा कि हम कोर सेक्टर पे पहले इन्वेस्ट करेंगे और फिर वो बाकी सेक्टर्स में जाकर स्प्रेड करेगा, तो वो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है। चलिए, तो यहाँ पे डेवलपमेंट थ्रू चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
very डेवलपमेंट थ्रू चेन ऑफ थ्रू डिसइक्विलिब्रियम। चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। इसके मेन जो प्रोपोनेंट्स है अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी के, वो हर्शमैन है, पॉल स्ट्रीटन है, ओके ओके, आई थिंक मेघानंद देसाई भी हैं इसमें ओके आते हैं। ओके ओके, यस तो ये सब चीजें आपका होना चाहिए, और इसमें आपका बेसिकली यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब टॉपिक अब हम क्विकली देखेंगे, बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ, और क्या क्या टॉपिक आ सकता है नेक्स्ट बताइए। एक है लो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ट्रैप, या जो कि नेल्सन ने दिया था, और उसके बाद एक लेवेंस्टीन का था, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। लेवेंस्टीन का था क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, जो इनकम स्टिमुलेटिंग एंड इनकम सप्रेसिंग फैक्टर्स ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह पीवाईक्यू में आपका आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज रिलेटेड टू इनकम सप्रेसिंग एंड इनकम एक्सपेंडिंग फैक्टर्स। ओके, इनकम एक्सपेंडिंग फैक्टर्स। इनकम आपको सप्रेस कौन करता है? पॉपुलेशन करता है। एग्जैक्टली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन इनकम सप्रेसिंग माना जाता है, और इनकम स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह, इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, okay, तो बेसिकली आपका जो इनकम को जो एक्सपैंड करता है फैक्टर या स्टिमुलेट करता है, इट शुड बी मोर देन द इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर, अदरवाइज योर इकोनॉमी विल बी स्टक। तो गाइस, जो भी नवीनॉमिक्स क्लास वगैरह ज्वाइन किए होंगे उनको यह काफी डिटेल्ड नोट्स ऑलरेडी मिल चुका है, हैंड रिटन डिटेल्ड नोट्स है। तो यू प्लीज लुक एट दोज नोट्स। यह मोर देन 100 पेजेस का नोट्स है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑल। हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कोशिश करेंगे एक और क्लास लेने का। यह हमारा 10 to 15 मिनट्स का एक सेशन था, यह पार्ट 1 था। नेक्स्ट सेशन जो होगा, जो भी हमने अभी डिस्कस किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उनके डिटेल्ड थियोरी को पढ़ेंगे। और आज आपने देखा कि हमने 5-6 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिटेल थियोरी हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। हमने आज एडम स्मिथ को देखा, उसके बाद हमने आज डेविड रिकार्डो को देखा, फिर आफ्टर दैट वी हैव सीन मार्क्स के सारे डेवलपमेंट के थियोरी हमने देख लिए, जो भी हैं लेबर से रिलेटेड। शुम्पीटर थ्योरी को हमने देखा, लेविस मॉडल को देखा, और लेविस का ही एक एक्सटेंशन है फारेनिस, नहीं? हाँ, फारेनिस। उसमें एक्स्ट्रा क्या है? कैन यू जस्ट टेल अस? फारेनिस में वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी का इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। तो एग्रीकल्चर को बोल रहे हैं वो मॉडर्नाइज कर दीजिए थोड़ा। जब तक एग्रीकल्चर नहीं होगा तब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं करेगा। वेरी गुड, यस। तो वो एग्रीकल्चर को फोकस करते हैं। ओके, लेविस ने डायरेक्ट एग्रीकल्चर को मान के इंडस्ट्री को फोकस किया, और उन्होंने एग्रीकल्चर में बोला कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तो इनफैक्ट वी कैन, so it was a just you can say advancement of Lewis theory। इसको हम अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर थ्योरी 2 भी कहते हैं। ओह, पार्ट 2 है वो। वेरी गुड, वेरी गुड। लेविस को हमने देख लिया, रोस्टो को देख लिया, मार्क्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो चलिए, यही था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और नेक्स्ट सेशन में हम बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ, नेल्सन इक्विलिब्रियम, जो भी है वीसीपी वगैरह है, 6-7 बड़े बड़े थ्योरी हैं, उसको हम देखेंगे। तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रिवीजन सेशन कंप्लीट हो जाएगा। होप यू विल डू वंडर इन योर एग्जामिनेशन एंड कीप डूइंग पीवाईक्यू गाइस। आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है पीवाईक्यू, उसको आप डिस्कस करते रहेंगे, ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करें, एंड पीयर्स विल रिप्लाई, अदरवाइज आई विल बी रिप्लाइंग, और अदर फैकल्टीज विल बी रिप्लाइंग क्विकली। ओके, चलिए, विश यू द बेस्ट। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर गाइस।